नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। रेल बजट सामने आया, एक दिन के बाद यानी परसों बजट भी सामने आएगा और इन सब के जरिए कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की सरकार की पहल अपने अपने तरीके से देखने का नजरिया विपक्ष का, और इन सब के बीच सरकार एक बड़े विजन के साथ लाने की बात कर रही है। दस्तक में आज दरअसल बात सबकी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब पहली बार गुजरात के प्रधानमंत्री अगर हैं, गुजरात से आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर देश में, तो गुजरात के ही अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष भी कल बनने वाले हैं। तो बात आज बुलेट ट्रेन की जाए, बुलेट राजा की जाए, जैसी भी की जाए, लेकिन इन सबको परखते हुए जरा बजट को भी परखा जाएगा। लेकिन आइए पहले गुजरात से निकले दोनों शख्स, बुलेट राजा। प्रधानमंत्री गुजरात के और सत्ताधारी दल बीजेपी के अध्यक्ष भी गुजरात के। तो यह पहली बार होगा जब गुजरात के नायक देश को साधने के लिए नीतियां भी बनाएंगे और राजनीति भी करेंगे। ध्यान दीजिए, तो मोदी के सामने 3 टारगेट हैं, तो अमित शाह के सामने भी बीजेपी अध्यक्ष बनते ही 3 टारगेट होंगे। नरेंद्र मोदी ने रेल बजट के जरिए देश के विकास का सवाल उठा ही दिया और परसों बजट के जरिए इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के दौर की सत्ता को आईना भी वो दिखाना चाहेंगे। और उसके बाद मोदी की निगाहों में विदेश नीति के जरिए अमेरिका और चीन दोनों को साधना होगा, जिसकी शुरुआत हफ्ते भर बाद ही ब्रिक्स की बैठक के लिए ब्राजील रवाना होने के बाद से शुरू हो जाएगी। वहीं अमित शाह कल बीजेपी का मुकुट पहन लेंगे, तो फिर सामने टारगेट नवंबर के विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों राज्यों में 4 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है और जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई है, उसमें हर कोई यही कयास लगा रहा है कि इन तीनों राज्यों में भी बीजेपी जीत जाएगी। यानी जीत का भार या कहें टारगेट अमित शाह के सामने इन्हीं 3 राज्यों को लेकर है। यानी जिस अमित शाह ने यूपी की बिसात के जरिए मोदी की जीत को बहुमत के आंकड़े से भी पार करा दिया, उन्हीं अमित शाह को अब अपनी बिसात पर तीनों राज्यों में जीत हासिल करनी है, जहां कोई नायक ऐसा नहीं जिसके भरोसे बीजेपी जीत पाए। वजह भी यही है कि मोदी ने अपनी पहचान और अपने काम से दिल्ली की सत्ता जीती, जिसके पीछे बीजेपी खड़ी थी और तो और संघ परिवार भी खड़ा था। वहीं अमित शाह ने यूपी में वोट बैंक की हर तिक्रमों को अपने ध्रुवीकरण की राजनीति से साधा और बीजेपी उसके पीछे खड़ी थी, संघ भी उसके पीछे खड़ा था। और इन सब के बीच इन दोनों के हुनर को संघ परिवार ने हाथों हाथ लिया। आज की तारीख में संघ मोदी के पीछे खड़ा है और अमित शाह को आगे कर संघ ही उस बीजेपी को पुनर्जीवित करना चाहता है जो मोदी के बगैर जीत से दूर मानी जाती रही। शायद इसीलिए अमित शाह की मदद के लिए संघ ने अपने हुनरमंद राम माधव को भी बीजेपी को सौंप दिया है। यानी अमित शाह की बिसात के ताकतवर प्यादे उभरने लगे हैं। सियासत भी साथ नहीं है और राजनीति भी साथ नहीं है। इन सब के नजरिए से कल अमित शाह मुकुट पहनेंगे। लेकिन बात आज के बजट की, बजट की स्थिति में गुजरे, लेकिन उससे पहले इस देश की असल हकीकत जरा पहले समझ लीजिए। कितनी रेलगाड़ियां हैं, कितनी यात्री हैं, कितने सफर करते हैं और कैसे सफर करते हैं। मसलन दरअसल इस देश के भीतर में हर दिन 12,500 रेलगाड़ियां पटरी पर दौड़ती हैं। कुल डिब्बे उसमें अगर मिला दीजिएगा तो 1,87,500 कोच होते हैं। आंकड़ा समझते जाइएगा। उसमें कुल सीट जो होती है वह 1,35,00,000, जी 1,35,00,000 लोग बैठ के सफर कर सकते हैं। लेकिन करते कितने हैं? करते हैं दरअसल 2,30,00,000। इसका मतलब है कि 95 लाख लोग जो सफर रोज करते हैं, उनके लिए रेलगाड़ी की लिए सीट की जगह नहीं है। अब यहां से हम शुरू करते हैं बुलेट ट्रेन का मतलब क्या है और बुलेट ट्रेन को लेकर क्या क्या कयास इससे पहले कब से किस रूप में लगाते रहे। लेकिन आज जब रेल मंत्री के जरिए एक लाइन में जिक्र किया गया तो समूचा देश रोमांचित क्यों हो उठा। रिपोर्ट देखिए। ऊपर से नीचे तक ठसाठस भरे यात्री और रफ्तार तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। जी, भारतीय रेल की असल तस्वीर यही है। तो क्या बुलेट ट्रेन की रफ्तार या हाई स्पीड की खोज भारतीय रेल की जरूरत है, या फिर ठसाठस भरे लोगों को रेलगाड़ी में बैठने भर के लिए सीट मुहैया कराना भारतीय रेल की पहली जरूरत है?
दरअसल इन दो सवालों को लेकर ही पहली बार राजीव गांधी उलझे थे। तब उन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन का सपना देखा था, लेकिन बुलेट ट्रेन भारत के लिए एक सपना बनकर ही रह गई और ठसाठस लदे लोगों को भारत का सच मान लिया गया। तो इसे सुधारने का सपना किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने माना सपना सोचने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होता है। तो 60,000 करोड़ की एक बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच अगले आम चुनाव से पहले यानी 2019 तक जरूर चल जाएगी। और ये तब हो रहा है जब अहमदाबाद से मुंबई तक के बुलेट ट्रेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर 3 बरस पहले ही तैयार हो चुकी है। दरअसल 19 जुलाई 2011 में ही फ्रेंच रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 634 किलोमीटर की इस यात्रा को 2 घंटे में पूरा करने की बात कही थी और डीपीआर में 56,000 करोड़ का बजट बताया था, जो उस वक्त 50,000 करोड़ में पूरा करने की संभावना जताई भी गई। लेकिन आज रेल मंत्री ने इसकी लागत 60,000 करोड़ बताई। दरअसल फ्रेंच कंपनी ने अहमदाबाद से मुंबई होते हुए पुणे के बीच तक बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया और इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की और इसी तर्ज पर 2012 में ही केरल में कसराडो और थिरुवनंतपुरम के बीच बुलेट ट्रेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जा चुकी है। यानी देश में बुलेट ट्रेन को लेकर जो रोमांच है उस पर अभी तक अमल में लाने का बीड़ा मनमोहन सरकार ने क्यों नहीं उठाया या फिर इससे पहले किसी ने क्यों नहीं उठाया, ये एक सवाल है जिसका जवाब आज कांग्रेसी देने से नहीं कतराते। प्रायोरिटी में क्या रेलवे की है? रेलवे बुलेट ट्रेन बननी चाहिए, शुरू होनी चाहिए, लेकिन क्या ये फर्स्ट प्रायोरिटी यही है? लेकिन सच यही है, हर सरकार रेलवे की तमाम समस्याओं के हल के लिए कड़े कदम उठाने से हिचकिचाती ही रही और यही वो वजह है जिस वजह से एशिया के सबसे पुराने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो ही नहीं पाया। मसला बुलेट ट्रेन का क्यों है? 60,000 करोड़ की बात आसानी से कोई क्यों पचा लेगा, ये एक सवाल है। हम इस सवाल के जवाब टोलने के लिए रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव में जो लोग हार गए, राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता, पार्टियां हार गई, वो बेहद दुखी नजर आए इस बजट को देखकर। जरा उनकी बात सुन लीजिए। तो एक तरफ तो रेलवे विभाग कहता है कि वो बहुत घाटे में चल रहा है, तो जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो उसको ये करेंगे कैसे पूरा? तब बचा हुआ है बेनिफिट जोड़ने के लिए, चलो आगे नहीं कर रहे, एटा बनायूं गजौला नहीं कर रहे, तो मेनपी तक तो कर दो। मोदी का रेल या जो है हो गया फेल, ये कोई है ही नहीं यहाँ, ये तो सब्ज बाग दिखाया, ढपोर संखी। निजीकरण की तैयारी, पीपीपी, विदेशी निवेश, सारी बातें लगातार कही जा रही हैं, लेकिन इस देश के भीतर रेल को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हथियार के तौर पर राजनीतिक दलों ने बीते 30 वर्ष में इस्तेमाल तो किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है? आज की स्थिति में बुलेट ट्रेन और इस देश में सबसे बेहतरीन ट्रेन के तौर पर मौजूद राजधानी एक्सप्रेस, आइए जरा देख लीजिए कि एक बुलेट ट्रेन का मतलब इस देश में होता क्या है। नौ कोच की बुलेट ट्रेन की कीमत 60,000 करोड़ रुपए और 17 कोच की राजधानी एक्सप्रेस का खर्च महज 75 करोड़ रुपए। यानी एक बुलेट ट्रेन के बजट में इस देश में 800 राजधानी एक्सप्रेस चल सकती है। तो फिर तेज रफ्तार किसे चाहिए? और अगर चाहिए तो 1,000 करोड़ के रेल बजट में सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए बाकी 59,000 रुपए आएंगे कहां से? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि मौजूदा वक्त में ट्रैक ठीक करने और नए रेलवे ट्रैक के जरिए रेलवे को विस्तार देने के लिए बीते 30 बरस से सरकारों के पास 20,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक रुपए कभी रहे ही नहीं, जिसका असर यह है कि हर दिन आज भी 95 लाख लोग बिना सीट मिले ही रेलगाड़ी में सफर करते हैं। 30,000 किलोमीटर ट्रैक सुधारने की जरूरत है जिसकी बात होती है, लेकिन पैसा नहीं है। 40,000 किलोमीटर नया ट्रैक बीते 10 बरस से ऐलान तले दबा हुआ है। यानी कोई भी रेल के हालात देखकर कह सकता है कि आजादी के बाद से ही रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के विकास के साथ जोड़ने की दिशा में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चूक रहे कि दरअसल रेल बजट गति, आधुनिकता और सुविधा के जरिए देश के विकास से जुड़ रहा है। रेल का विस्तार भी हो, रेल का विकास भी हो,
यात्रियों की संख्या भी बढ़े, यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी कहे तो गए, लेकिन पहला सवाल यहीं से निकला कि जैसे ही रेल विस्तार को देश के विकास से जोड़ने की सोची, वैसे ही यह भेद भी खुल गया कि रेलवे ट्रैक में विस्तार के लिए पैसा आएगा कहां से। और वो पैसा नहीं है तो क्या इसीलिए दुनिया के बाजार को लुभाने के लिए बुलेट ट्रेन से लेकर हाई स्पीड ट्रेन का जिक्र पीपीपी मॉडल और विदेशी निवेश के जरिए, या कहें विदेशी निवेश के नजरिए की वजह से किया गया? हो जो भी, देश का असल सच तो यही है कि देश का विकास एक तरफा और शहरी केंद्रित है, जिसकी वजह से ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर लोग वह ग्रामीण और मजदूर तबका है जो गांव छोड़कर काम की खोज में भटक रहा है, और इनकी तादाद हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा के करीब है। यानी इस देश में रेल के भीतर सफर वही लोग करते हैं जो गांव छोड़ते हैं, पलायन की दिशा में काम की खोज में निकल पड़ते हैं। तो विकास इस देश में हुआ नहीं, विकास के केंद्र में दिल्ली और महानगर आकर टिक गए, तो उसी दिशा में लोग भागे चले आ रहे हैं, और शायद इसी की जरूरत है बुलेट ट्रेन। दरअसल भारत में रेलगाड़ी का मतलब अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था का चलते हुए देखना है। रेलगाड़ी रोजगार भी देती है, रेलगाड़ी अपने आप में रोजगार का एक कारखाना भी है, रेलगाड़ी कहीं ना कहीं उस कारखाने की दिशा में बढ़ते हुए कदम भी है। और रेलवे प्लेटफॉर्म तो इस देश में दरअसल हकीकत है। 1.25 करोड़ लोग इस देश में सोते हैं, कहाँ पर? तो उन्हीं रेलवे स्टेशनों पर जो गांव खेड़े में बिखरे पड़े हैं छोटे छोटे, वहीं पर रात गुजार देते हैं। तो सोचिए, आशियाना भी इस देश में रेल और रेलवे स्टेशन, यानी वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पे बात बुलेट ट्रेन की हो रही है। 3 पूर्व रेल मंत्री, तीनों की राय क्या है? जब जो रेलों का परिचालन है, ऑपरेशन है, उसके बारे में स्पष्ट सोच होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, और पास्ट से हट करके कुछ भी नई बात नहीं। वही फिर से सर्वे की बात हो ही गई। पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी थी, सौगात तो उनको एक बहुत बड़ी दे दी थी, पहले के किराया बहुत बढ़ा दिया, भाड़ा बढ़ा दिया, लेकिन आज जो सौगात लोग जब इंतज़ार कर रहे थे और सौगात का, वो सौगात लोगों को नहीं मिली कि सुविधाएं कैसे अच्छी और हो जाएं, उनका डिक्लेयर करें, उनका ऐलान करें, ऐसी नहीं हुई। दिखाया था लोगों को कि आसमान से चंद्रमा उनको ला देंगे, लेकिन उनको पटक दिया, उन लोगों को कहीं किसी को कुछ नहीं मिला। सारा पीपीपी का एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। वेयर इज मनी? दुनिया में लोगों के पास पैसा कहाँ है? कौन आएगा तुम्हारे यहाँ लगाने के लिए पैसा? पी जो ये तो मना दिखाया जा रहा, पी पैटर्न, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, दिस दैट, एरोड्राम जैसा। बाहर का आदमी आएगा तो जो देने जा रहे हो तो वो अपना कमाई करेगा कि तुमको पी करेगा? इंतजार करना होगा। परसों ही बजट आने वाला है, उससे कुछ और संकेत निकलेंगे कि सरकार जो पीपीपी मॉडल की बात कर रही है और जिस तरीके से लालू यादव पीपीपी लगातार कह रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई लकीर खींची जा सकती है या नहीं खींची जा सकती है। दरअसल युवाओं को ध्यान में रखा गया, बुजुर्गों को ध्यान में रखा गया, और शायद स्वयंसेवकों के उस नज़रिए को भी ध्यान में रखा गया जिसमें रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म कैसे होने चाहिए। इसीलिए कुछ एक नए मॉडल के तौर पर स्थितियां सामने आई। मसलन रेलगाड़ी में जो सुविधाएं मिले उसमें सीसीटीवी से सफाई पर निगरानी रखी जाएगी, ये जिक्र किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्थिति है उसमें अब सीसीटीवी लग जाएंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पर। वाईफाई की सुविधा, युवा तबका जिस रूप में सफर करता है उसमें वाईफाई की सुविधा रेलगाड़ियों में होनी चाहिए, इसकी बात कह दी गई है। ताज़ा बना हुआ भोजन आप SMS कर दें पहले से ही, वहां से आपको मिल जाएगा जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, आने वाले स्टेशन के माध्यम से। मोबाइल से टिकट कटाना, यह भी परिस्थिति शुरू की जाएगी बहुत जल्द, यह भी बताया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं और सारे तीर्थ स्थलों को हर धर्म के साथ अपने अपने तरीके से जोड़कर, जिक्र जो भाषणों में होता था चुनाव प्रचार के दौरान, उसको अमल में लाने की बात कही गई है इस बजट में। डायमंड क्वाड्रिलेटरल, ये अच्छा नाम है क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जिक्र सड़क में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस वक्त डायमंड क्वाड्रिलेटरल का जिक्र हो रहा है मोदी सरकार में। लेकिन इन सब के बीच संसद के भीतर भी आज एक तरह का हंगामा था और बाहर भी हंगामा था। जरा इस आवाज को सुनिए। क्या हुआ?
टीएमसी के नेताओं का कहना था कि बीजेपी के एक सांसद ने उन्हें गाली दी, धमकी दी, इसीलिए वो बाहर निकल आए और उसके बाद धरने पर बैठ गए, स्पीकर से शिकायत करेंगे। इधर कांग्रेस के नेता जो दिल्ली के थे वो पहुंच गए सदानंद गौड़ा जेल मंत्री के घर पर। वहां पर उनका नेम प्लेट भी उखाड़ डाला और नारे ये देखिए। मुकेश कुमार के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये नेम प्लेट नीचे गिराकर उस पर चढ़ गए। लेकिन इन सब के बीच एक आहट यह भी हुई कि दरअसल इस देश में बड़े बुजुर्ग जो चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन बीते दिनों केदारनाथ में जो कुछ हुआ या कहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों पे जो कुछ हुआ उसने एक तरह से डर भी इस देश के भीतर समा दिया। लेकिन सरकार ने आज एक संकेत दिए कि वो चारों धाम को रेलवे से जोड़ने का प्रयास करेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि चार धाम को रेलवे ट्रैक से जोड़ने पर कभी विचार किया ही नहीं गया। केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते कर्णप्रयाग तक सर्वे तो किया ही जा चुका है, लेकिन उसके आगे अभी तक कोई सर्वे किया नहीं गया। लेकिन आज रेल मंत्री ने चार धाम को रेल से जोड़ने के सपने को जगाकर हिमालय की वादियों के मनमोहक दृश्यों को शायद हर आंख में उभार दिया। यह सोच कहीं अंतर है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ को रेलवे ट्रैक से जोड़ने पर अभी सिर्फ भारत में सोचा जा रहा है। समुद्र तट से तकरीबन 3500 मीटर ऊपर है केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन वहीं चीन को देखिए, चीन ने तिब्बत में लहासा तक रेलवे ट्रैक बिछा दिया है जो समुद्र से 5000 मीटर ऊपर है। और तो और 960 किलोमीटर के इस ट्रैक का 550 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ बर्फ से ही ढका रहता है।